हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनिमल किंगडम। इस चैप्टर में हम दो तरह के हाइलाइटर का यूज करेंगे, एक है येलो और एक ग्रीन। ग्रीन कलर का जो हाइलाइटर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएगा और जो येलो है वो इम्पॉर्टेंट लाइन्स को इंडिकेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर एनिमल किंगडम। When you look around you, you will observe different animal with different structures and forms. जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप बहुत सारे तरह के एनिमल्स को देखेंगे और ये एनिमल अपने स्ट्रक्चर और फार्म्स में वैरी करेंगे। मतलब अलग अलग एनिमल होंगे तो उनका स्ट्रक्चर और फार्म वैरी करेगा। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, यानी कि अब तक ओवर अ मिलियन स्पीसीज़ मतलब 1 मिलियन से भी अधिक स्पीसीज़ एनिमल का अब तक डिस्क्राइब किया जा चुका है। जो डिस्कवर्ड है और जो डिस्क्राइब किया जा चुका है। चैप्टर नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि 1.7 से 1.8 मिलियन जो है स्पीसीज़ होती है, प्लांट और एनिमल दोनों मिला के 1.7 से 1.8, जिसमें 1.2 मिलियन एनिमल्स की स्पीसीज़ है। 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख एनिमल की स्पीसीज़ है और 0.5 से 0.6 प्लांट की स्पीसीज़ है। तो 1.2 मिलियन एनिमल की है, यानी कि ओवर अ मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज़ एनिमल की डिस्क्राइब्ड है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं इसीलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ा, क्योंकि एक एक एनिमल्स का एक एक बार में डिस्क्राइब करना, अलग अलग पढ़ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 12 लाख स्पीसीज़ को पढ़ पाना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए क्लासिफिकेशन कंसीडर किया गया, क्लासिफिकेशन को एग्जिस्टेंस में लाया गया। The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. क्लासिफिकेशन जो है वो और क्या करती है, वो जितने भी नए डिस्क्राइब्ड स्पीसीज़ हैं, नए डिस्कवर्ड स्पीसीज़ हैं, उनको क्लासिफिकेशन में एक सिस्टमेटिक पोजीशन देता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या होगी हम लोग तो पढ़ लिए कि इम्पॉर्टेंस क्या होगा, क्यों क्लासीफाई किया जाएगा। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगी? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम्स एंड पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस के अलावा अलग अलग जो एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर और फॉर्म्स में डिफरेंसेस देखे जाते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स कॉमन भी होते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कॉमन हो सकता है, बॉडी सिमेट्री कॉमन हो सकती है, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कई एनिमल्स में सिमिलर देखे जा सकते हैं। वेरिएशन के अलावा एनिमल्स में सिमिलरिटी भी देखी जाती है। उसी सिमिलरिटी के हिसाब से एनिमल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड हियर। मतलब ये जो फीचर्स हैं, जो सिमिलरिटीज़ है, उसी के बेसिस पे, वेरिएशन के बेसिस पे नहीं, सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे एनिमल को क्लासीफाई किया गया है। और इसमें से कुछ डिस्कस किया गया, जैसे कि पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर, जितने भी एनिमेलिया हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं, सबके सब एनिमल किंगडम के जितने मेंबर हैं सबके सब मल्टी सेल्युलर हैं और सबके सब हेटेरोट्रॉफिक हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेल्युलर। इसके अलावा एक पॉइंट जो याद करने लायक है, वो ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक एंड मल्टी सेल्युलर एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी मेंबर्स होते हैं एनिमेलिया के, सबके मल्टी सेल्युलर हैं सबके सब, और सबके सब एक तरह का अरेंजमेंट सेल का नहीं शो करते हैं। मतलब कोई सेल्युलर लेवल का शो करेगा अरेंजमेंट, कोई टिश्यू लेवल का, कोई ऑर्गन लेवल का, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल का। और एक चीज़ और जो जानने लायक है कि आप लोग जानते होंगे कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो कोई एनिमल सेल्युलर लेवल का होगा, कोई टिश्यू लेवल का होगा, कोई ऑर्गन लेवल का होगा, तो कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। सम डिवीज़न ऑफ, फॉर एग्जाम्पल,
इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स एंड दे एक्सहिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो स्पॉन्जेज होते हैं, पोरीफेरा जो जनरली पहला जो फाइलम है पोरीफेरा, उसके मेंबर को बोलते हैं स्पॉन्जेज। और ये जो स्पॉन्जेज होते हैं वो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सेल्यूलर लेवल, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड, लेकिन ये लूजली एग्रीगेट होते हैं। मैंने बताया कि सेल से टिश्यू बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं? जब वो कम्पैक्ट अरेंज्ड होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। सेम टाइप के सेल जब कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और सेम सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो सेल से वो बनते हैं टिश्यू। लेकिन यहाँ पे जो सेल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं, वो लूजली एग्रीगेट है। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्यूलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। तो इसका मतलब ये यूनिसेलुलर नहीं होंगे, ये सेल्यूलर होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे सेल पाए जाएंगे, लेकिन वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होंगे, लूज एग्रीगेशन इनका शो करेगा। सम डिवीज़न ऑफ लेबर एक्टिविटी ऑकर एमंग द सेल्स, मतलब इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाएगा। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब सेल के बीच में डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब होगा? मतलब अलग अलग सेल्स, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगी तो अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे कि कुछ सेल्स होंगी जो कि फूड स्टोर करेंगी और कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो कि रिप्रोडक्टिव सेल होंगी। यानी कि इसमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी। मतलब अगर सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। इन सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो सेल का अरेंजमेंट है वो और अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा में क्या होता है? सेल का अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि अब ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं सेल, और जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होकर टिश्यू बना लेती हैं, और ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और 2000 नीट में एक क्वेश्चन आया था कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सिलेंट्रेटा में। उसका एक मेंबर है हाइड्रा, सिलेंट्रेटा का एक मेंबर है हाइड्रा, हाइड्रा ऑप्शन दे रखा था, उसमें पाया जाता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाइड्रा मेंबर है सिलेंट्रेट्स का। और स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एक्सहिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर फाइला, अदर हायर फाइला। यानी कि टिश्यू लेवल्स से भी हायर, टिश्यू लेवल्स मतलब सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से हायर क्या होगा? ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक टिश्यू लेवल से हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाएगा, और इससे ऊपर के जो फाइला हैं, इससे हायर फाइला हैं, उसमें पाया जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, जहाँ पे टिश्यू ग्रुप होके ऑर्गन बना लेंगे। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। जैसे कि जब टिश्यू ऑर्गन बना लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किडनी बन गई, उसका काम हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। और जैसे कि मान लीजिए हार्ट बन गया, उसका काम हो गया ब्लड को पंप करना। तो अलग अलग ऑर्गन जो टिश्यू से मिल के बनेंगे वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स and echinoderms and chordates, organs have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization। यानी कि एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा से कार्डेट्स तक, एनिलीडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, और कौन हो गया? मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। ये सब इनमें क्या होगा? ऑर्गन जो होगा वो अब ऑर्गन सिस्टम बना लेगा, और हर एक ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसे सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एक्सहिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, मतलब जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होंगे वो उनमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग, मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं
उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है। और क्या होता है, टू द आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में होती है, जहाँ पे एक ही ओपनिंग होती है, जो कि माउथ और एनस, मतलब जितने भी प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर हैं उनमें माउथ और ओपनस के लिए एक कॉमन ओपनिंग होगी, एक कॉमन ओपनिंग होगी जो कि बॉडी के आउटसाइड में होगी। यानी कि इनका माउथ, फूड भी उसी से लेंगे और एक्सक्रीशन भी एक ही स्ट्रक्चर से करेंगे। तो माउथ और एनस एक ही, मतलब माउथ और एनस एक ही ओपनिंग से खुलेगा और इससे क्या होगा, इनमें सिंगल ओपनिंग होगी। इस तरह की ओपनिंग को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सेंस कि इनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी, चाहे माउथ की ओपनिंग हो चाहे एनस की ओपनिंग हो, दोनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी। इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा देखने को मिलता है प्लेटी हेलमिंथेस में। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि माउथ के लिए अलग ओपनिंग और एनस के लिए अलग ओपनिंग। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग हो, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आप टू टाइप, इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ, अगर बात किया जाए ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जितने भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उन इसका मतलब ये है कि उनमें ब्लड और ब्लड वेसल्स, ब्लड जो होगा ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, ब्लड वेसल्स के बाहर फ्लो करेगा। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के बाहर ब्लड फ्लो करेगा। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथड इन इट, मतलब ब्लड होगा हार्ट से बाहर कर दिया जाएगा, हार्ट से बाहर ब्लड को पम्प करके कर दिया जाएगा और इसमें सेल और टिश्यू डायरेक्टली इसी में बाथ कर रहे होंगे, इसमें बाथड होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज नहीं होंगी और ब्लड हार्ट से डायरेक्ट बाहर फ्लो कर दिया जाएगा बिना वेन्स और कैपिलरीज के। और जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। यानी कि जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कहाँ होगा, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो होगा। बात करते हैं सिमेट्री की। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमेट्री। एनिमल्स को उनके सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। जो स्पॉन्जेज होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल इन द सेंस कि यदि उनसे कोई भी प्लेन, उनके सेंटर से कोई भी प्लेन पास करा दिया जाए तो उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा, बराबर भाग में, बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएगा। एनी प्लेन, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि कोई भी प्लेन यहाँ से पास किया जाएगा वो स्पॉन्जेस को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिमेट्री को बोलेंगे एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। और इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। मतलब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जब कोई भी प्लेन, एनी प्लेन जब पास कर दिया जाए सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से और ये जो बॉडी है वो दो आइडेंटिकल पार्ट में टूट जाए, ऐसी सिमेट्री को बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इनमें होती है रेडियल सिमेट्री। अब बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की। एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एक्सिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में एक ही प्लेन से, मतलब केवल एक ही प्लेन से काटा जा सकता है बॉडी को इक्वल हाफ्स में। मतलब एक ही प्लेन होगा जिसके थ्रू एनिमल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में देखिए क्या अंतर है, यहाँ पे भी इक्वल हाफ्स में बट रहे हैं, रेडियल में भी, बाइलेटरल में भी इक्वल हाफ्स में, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पे एनी प्लेन, कोई भी प्लेन अगर पास कर दिया जाए सेंट्रल एक्सिस तो बन जाता है रेडियल सिमेट्री। लेकिन जो बाइलेटरल सिमेट्री उसके लिए केवल एक प्लेन होगा, ओनली वन प्लेन। मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है येलो से, देखिए ध्यान से, केवल एक प्लेन ही उसको क्या कर सकता है, एक प्लेन के थ्रू अगर कोई एनिमल डिवाइड किया जा सकता है दो इक्वल हाफ्स में तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री।
बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। देखिए ध्यान से फिगर 4.1 ए को देखिए, यहाँ पे देखिए तीन तीन प्लेन से इसको डिवाइड किया जा सकता है इक्वल हाफ से। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये वाला हो गया, एक प्लेन ये वाला हो गया, देखिए ये वाला दूसरा प्लेन हो गया, और तीसरा प्लेन ये वाला हो गया। तीन प्लेन के थ्रू इसको डिवाइड किया जा सकता है इक्वल हाफ में, तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री। और ये जो बाइलेटरल सिमेट्री देखिए 4.1 का भी, इसमें बस एक ही प्लेन से इक्वल हाल्स में इधर और आधा इधर में डिवाइड किया जा सकता है, तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन, कोई भी प्लेन पास कर दिया जाए, मतलब एक से अधिक प्लेन हो सकते हैं, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में बस एक ही प्लेन हो सकता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएँ। और इनके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एसिमेट्रिकल में होते हैं स्पॉन्जेस, रेडियल सिमेट्रिकल में होते हैं सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। और बायोलेटरल सिमेट्रिकल कौन होते हैं? एनिलिडा से लेके आर्थ्रोपोडा हो गया, चाहे कॉर्डेटा हो गया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और इसके बाद जो भी हैं, चाहे वो हेमिकार्डेटा हो, कॉर्डेटा, कोई भी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, सबके सब कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic animals. Example coelentrates। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें जो बॉडी लेयर हो वो दो दो एम्ब्रियोनिक लेयर से बनी हो, दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज्ड हो, जो एक्सटर्नल हो एक्टोडर्म हो और जो इंटरनल हो एंडोडर्म हो, इस तरह के एनिमल्स को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या होगी? इसमें दो जर्मिनल लेयर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाएगी, आउटर एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म। इस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा। और ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे उनमें क्या होगा? एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। यानी कि जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे इनमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी मेजोग्लिया। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मेजोग्लिया होगा, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी। और इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ऐसा अरेंजमेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक में। दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ ए थर्ड जर्मिनल लेयर, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा एक तीसरा जर्मिनल लेयर हो, मेजोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर मेजोडर्म पाया जा रहा है तो ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच पाया जा रहा है मेजोग्लिया जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, ऐसे एनिमल को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल एक सीलेंट्रेटा है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का प्लेटी हेलमिंथेस हो गया, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। मतलब प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक में केवल एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, सीलेंट्रेटा। अब ये वाला डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एक डिप्लोब्लास्टिक का एक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पहला वाला देखिए, ये एक्टोडर्म है आउटर, इनर वाला ये वाली लेयर जो है वो एंडोडर्म है, और बीच में ये अनडिफरेंशिएटेड मेजोग्लिया पाया जा रहा है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। और जो ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, वहाँ पे सबसे बाहर एक्टोडर्म और अंदर पाया जा रहा है एंडोडर्म, और बीच में पाया जा रहा है मेजोडर्म। बीच में क्या पाया जा रहा है? मेजोडर्म पाया जा रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सीलोम की। सीलोम क्या होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मतलब अगर किसी भी और एनिमल्स में बॉडी वाल और गट वाल के बीच में कैविटी पाई जा रही है, तो ऐसे कैविटी को बोलते हैं सीलोम। सीलोम का मतलब ही होता है कैविटी। मतलब अगर कैविटी पाई जाए बॉडी वाल और गट वाल के बीच में, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सीलोमेट एनिमल। और ये जो सीलोम है वो बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल दे देगा जर्म लेयर, मतलब डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक दे देगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक दे देगा सीलोम, और एक दे देगा सेगमेंटेशन।
तो एनिमल किंगडम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट वो है सीलोम। तो वहाँ पे आंसर होगा सीलोम, वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। और सीलोम होता क्या है? सीलोम का मतलब होता है कैविटी। कैविटी किसके बीच? बॉडी वाल और गट वाल। गट वाल का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी होगी उसको बोलेंगे सीलोम। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। ऐसी बॉडी कैविटी जो कि सीलोम से लाइंड होगी, जो कि मेसोडर्म से लाइंड होगी, उसको क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। एनिमल पोजेसिंग सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट। ऐसे एनिमल जो कि सीलोम, जिसके अंदर क्या होगा? सीलोम होगा। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी होगी, बॉडी कैविटी होगी जिसके अंदर, जिसके बॉडी के अंदर कैविटी होगी उसको बोलेंगे सीलोमेट एनिमल। ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम पाया जाएगा उसको बोलेंगे सीलोमेट एनिमल। इसकी एग्जांपल है एनीलिडा से लेके कार्डेटा तक। एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी जो है मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी। इंस्टेड मतलब इसके अलावा मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच। मतलब जो मेसोडर्म होगा वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में होगा। जो मेसोडर्म होगा वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में होगा। कहाँ पे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउच के रूप में होगा। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। ऐसे बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम बोलते हैं। और इस तरह का जो एनिमल सीलोम रखते हैं, स्यूडोसीलोम टाइप का एनिमल, उसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट एनिमल। इसके एग्जाम्पल हैं एस्क हेलमेंथिस। एस्क हेलमेंथिस कैसे होते हैं? स्यूडोसीलोमेट होते हैं। स्यूडोसीलोम मतलब इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म का स्कैटर्ड पाउच पाया जाता है। मेसोडर्म का स्कैटर्ड पाउच पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट एनिमल। एग्जाम्पल एस्क हेलमेंथिस। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी आर एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट। ऐसे एनिमल जिनकी में बॉडी कैविटी होती ही नहीं है उसको बोलते हैं एसीलोमेट। एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंथिस। मतलब सीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट। सबसे पहले आएगा एसीलोमेट। एसीलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंथिस। स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल एस्क हेलमेंथिस है। और फिर इसके बाद जितने भी हैं एनीलिडा से लेके कार्डेटा तक, सब के सब सीलोमेट एनिमल होंगे। सब के सब कैसे होंगे? सीलोमेट एनिमल होंगे। ध्यान से फिगर 4.3 को देख लीजिए। देखिए ये है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाएगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाया जाएगी बॉडी कैविटी। देखिए ये है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी किसके बीच में है? बॉडी वॉल और गट वाल। ये देखिए गट वाल है, ये देखिए बॉडी वाल है। बॉडी वाल और गट वाल के बीच में कैविटी। कौन सी कैविटी की बात कर रहे हैं हम लोग? इस कैविटी की बात कर रहे हैं, ना कि ये जो कैविटी है बीच में, वो कैविटी है वो एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी। उस कैविटी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस कैविटी की। ये जो कैविटी है ये, इसको बोलते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। तो बॉडी वाल यानी कि बॉडी वाल ये वाली और गट वाल के बीच में ये जो कैविटी है ये वाली, इसको बोल रहे हैं हम लोग, ये वाली इसको बोल रहे हैं हम लोग सीलोम या कैविटी। तो ये होता है, ये सीलोमेट एनिमल होते हैं। ऐसे एनिमल सीलोमेट होते हैं। लेकिन जिसमें मेसोडर्म का स्कैटर्ड पाउच हो, मेसोडर्म का क्या हो? स्कैटर्ड पाउच हो, ऐसे एनिमल को बोलते हैं स्यूडोसीलोम। एग्जाम्पल एस्क हेलमेंथिस। और जो तीसरा वाला डायग्राम है, तीसरा वाला डायग्राम, वहाँ पे देखिए बॉडी मतलब बॉडी वाल और गट वाल के बीच में, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलेंगे एसीलोमेट। एसीलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंथिस। प्रीवियस ईयर में तीनों का एग्जाम्पल पूछा गया था। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ. कुछ एनिमल्स में जो बॉडी होगी वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से बटी हुई होगी। मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनली दोनों तरफ से क्या होगा? दोनों तरफ से सेगमेंटेशन होगा। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि उसमें दिखेगा कि अलग अलग पार्ट दिखेंगे, बाहर से भी देखेंगे और अंदर से देखेंगे तो अलग अलग पार्ट के रूप में दिखाई देंगे। मतलब बॉडी में सेगमेंटेशन होगा। बॉडी में अगर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से सेगमेंटेशन हो विथ अ सीरियल रिपीटिशन और लगातार हो, कम से कम एट लिस्ट ऑफ सम ऑर्गन, कम से कम कुछ ऑर्गन कुछ ऑर्गन तक तो ऐसा होना ही चाहिए। तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं सेगमेंटेशन। और ये सेगमेंटेशन अर्थवार में पाया जाता है।
द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, अगर बॉडी एक्सटर्नली, केवल एक्सटर्नली नहीं, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से अगर बॉडी जो है वो उसमें सेगमेंटेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरफ से पाया जाए तो इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म इसका एग्जांपल है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन की एक और एग्जांपल है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन का एग्जांपल है। कॉर्डेटा में और अर्थवर्म में दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो इसके अलावा अर्थवर्म के अलावा आप लोग कॉर्डेटा को भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नोटोकार्ड की। नोटोकार्ड क्या होता है? नोटोकार्ड इज मेजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जो नोटोकार्ड होता है वो मेजोडर्मली डिराइव्ड होता है। मतलब हम लोग पढ़े हैं अभी, एक्टोडर्म एक लेयर होती है बाहर की लेयर, और सबसे अंदर की होती है एंडोडर्म, और बीच में होती है मेजोडर्म। तो ये जो नोटोकार्ड है ये मेजोडर्मली डिराइव्ड, मतलब मेजोडर्म से डिराइव्ड है। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल का मतलब होता है अपर साइड। जो नोटोकार्ड है वो मेजोडर्म से डिराइव है, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये अपर साइड में पाए जाएंगे। और ये कब डेवलप होंगे? डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कुछ सारे एनिमल्स में नोटोकार्ड नहीं होंगे, सम एनिमल्स में होंगे। और ये डॉर्सल साइड पे बनेंगे और मेजोडर्मली डिराइव्ड होंगे, मेजोडर्म से डिराइव्ड होंगे। एनिमल्स विथ नोटोकार्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकार्ड पाया जाएगा उसको बोलेंगे कॉर्डेटा, और जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। पोरीफेरा से लेके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और जितने भी हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब कैसे हैं? नॉन कॉर्डेट्स हैं। एनिलीडा के बाद से एनिलीडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, ये सब कैसे हैं? कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद वाले सब के सब कैसे हैं? सब के सब कॉर्डेटा हैं। Thanks for watching the video. If you really like the video, keep subscribing the channel. It gives us motivation to make new videos. Thanks for watching again.